प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको जो आपने पीछे रे ऑप्टिक्स के बारे में बहुत से आर्टिकल्स पढ़े हैं, उन पर आपने कितना सीखा है, उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम जो अपने मिरर या फिर लेंस पर आधारित हैं वो करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विच रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि जैसे ही जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इनमें से स्पीड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से क्या क्या चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, मीडियम नेवर चेंज। और जब मीडियम चेंज नहीं होता है तो ना स्पीड चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और ना ही वेवलेंथ। इसलिए ऑल दीज पैरामीटर्स रिमेन सेम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम बात रिफ्रैक्शन की करें, इसी केस में अगर लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मान लो एक मीडियम है हमारा और ये मीडियम दूसरा है। इस केस में देखिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड जो है, आप फार्मूला जानते हैं, v = μ λ, ये रिलेशन है। तो स्पीड क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन के केस में बता रहा हूं। अगर यहां रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्रैक्शन वर्ड होता तो हम कह देते कि स्पीड चेंज होती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी एनर्जी से संबंधित है, E = h μ होता है, आप जानते हैं लाइट के केस में। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, हालांकि जो वेवलेंथ है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्शन के दौरान स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अब वो चेंज में कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयर में जा रही है, ये चीज़ हमें यहाँ देखना होता है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यू कैन गिव द आंसर कि ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिमेन सेम, बट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की दोनों का मैं एक साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, देखिए मिरर के केस में आपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था कि जब लाइट पैरेलल आती हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। ऐसे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है, जो भी वो सभी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो जाती हैं कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो डाइवर्ज हो जाती हैं। लेकिन अब हम बात प्लेन मिरर की कर रहे हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से, तो ये कहाँ जाएगी बेटे? आप देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये पैरेलल ही चली जाती है। तो ये कहाँ कन्वर्ज होंगी, कहाँ मिलेंगी? ये इन्फिनिटी पर मिलती है, और जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जहाँ मिलती हैं, वही दूरी उसकी फोकल लेंथ होती है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। तो ये चीज़ आपने देखी यहाँ पर। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, विच स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। कौन सा मिरर डाइवर्जेंट होता है? आपको हमने बताए थे कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। उसमें एक मिरर जो है वो ये था जिसको हम कह रहे हैं कॉनकेव मिरर,
और आप देख रहे हैं कि जितनी भी लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, दे ऑल कन्वर्ज एट ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। इसलिए हम कॉनकेव मिरर को, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। लेकिन ये देखिए, ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स है। और हमने देखा था कि जब भी लाइट रेज यहाँ इंसिडेंट होती हैं वो सारी फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जेंट मिरर होता है, जबकि कॉनकेव मिरर जो है वो, आपको ये पूरे डायग्राम बनाने की उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, तो आप कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन होते हैं। डज द साइज ऑफ ए मिरर अफेक्ट द नेचर ऑफ इमेज, कि अगर हम मिरर का साइज ज़्यादा लें या कम लें तो क्या इमेज की नेचर पर फर्क पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इमेज की नेचर पर फर्क पड़ता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से दूर होता है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रख देते हैं तो इमेज कैसी बन जाती है? वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। इस तरह से हमने देखा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द नेचर ऑफ इमेज, बट अगर हम साइज की बात करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप कहिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ द इमेज ऑन द नेचर ऑफ द इमेज। जो रिफ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है तो आप क्या बताएंगे? ये देखिए, द फिनोमिना बाय विच द लाइट रे चेंजेस इट्स पाथ इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या? The phenomena by which the light ray changes its path in going from one medium to the another medium. आप देख रहे हैं कि when light ray goes from rare medium to denser medium, the light ray bend towards normal, path बदल जाता है, and when the light ray goes from denser to rare, it goes away from the normal. In this way, the light ray changes its path with changing the मीडियम एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में जो आपने पढ़ा था, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी? देखिए, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो वैक्यूम में उसकी लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जब किसी मीडियम में एंटर करती है, डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में कमी आ जाती है ये। और अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरीके से आप लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड as the ratio of velocity of light in vacuum and velocity of light in medium। और क्योंकि वेलोसिटी है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होता, एक जस्ट नंबर होता है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम बी लेस देन यूनिटी। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक से कम हो सकती है? देखिए, वैक्यूम में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी ही रहेगी। अब एक तब हो सकती है या एक से कम तब हो सकती है जब ये मीडियम में वेलोसिटी जो है, ये वैक्यूम में जो वेलोसिटी है उससे ज़्यादा हो जाए। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स मैक्सिमम
in vacuum. So the refractive index always remains, ये देखिए, greater than 1. It never comes less than 1. That is why the absolute refractive index of a medium can never be less than unity. और प्यारे बच्चों एक और चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिफ्रैक्शन पर यही है कि व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो आप देख रहे हैं मेनली दिखाई दे रहा है कि यहाँ वेलोसिटी c है, यहाँ वेलोसिटी v हो गई। इसका मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाते हैं और इसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। यानी द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज the speed of the light changes in going from one medium to the another medium. Define critical angle for total internal reflection. तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, ये देखिए कि व्हेन ए लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट गोज अवे फ्रॉम दिस, और ये जो पर्टिकुलर एंगल होता है जब लाइट रे जस्ट 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या डेफिनेशन हुई? क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम is 90 degree. It is denoted by C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे अब हम। और अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है तो क्या होगा? फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये देखिए बेटे इस तरीके से, यहां I इज ग्रेटर देन C, देन रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन होता है, एंड दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल। यहाँ देखिए ये डेंसर मीडियम है, ये रही है, तो पहली कंडीशन यही है कि द लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दूसरी बात देखिए बेटे, काफी अच्छी तरीके से आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक ए डाइवर्जेंट लेंस। हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि जो भी लाइट रे जिस पर इंसिडेंट होती हैं वो सारी की सारी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। लेकिन जरा देखिए, इसी लेंस को अगर हम किसी लिक्विड में इंसर्ट कर दें और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा तो ये देखिए ये लाइट रे कन्वर्ज की बजाय डाइवर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या कहेंगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक ए डाइवर्जेंट लेंस इफ इट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड whose refractive index is greater than the refractive index of the glass or material of the lens। इस तरह से आप बात कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको इसी तरीके का है, what happens to the total focal length of the convex lens when it is immersed in water। ये देखिए अभी अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये देखिए कि इसकी जो फोकल लेंथ है ये है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तो ये कन्वर्ज हो जाती है बेटे। लेकिन अगर अब नीचे हम पानी में इंसर्ट कर दें, वाटर में इमर्ज कर दें, तो ये क्योंकि ये जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली हो जाएगा तो ये जो फोकल लेंथ है वाटर में जाते ही और ये इंक्रीज हो जाएगी। यानी फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेज व्हेन इट इमर्ज इन वाटर। प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब हम चलिए देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, रे ऑप्टिक्स पर आधारित चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter and at a distance 10 centimeter, find the position and nature of image। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको मिरर फार्मूले में और लीनियर मैग्नीफिकेशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें दे रखी हो, फोकल लेंथ पता हो, तो इमेज की पोजीशन हम निकाल सकते हैं मिरर फार्मूले से, और लीनियर मैग्नीफिकेशन से हमें पता चल जाएगा उसकी नेचर के बारे में। तो चलिए, पहले हमने इसको पढ़ा और अब देखिए एक रफ डायग्राम जरूर आप बनाते चलें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो हमने लगभग एक कॉनकेव मिरर बना के देख लिया, उसे आइडिया हो जाएगा। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करो तो साइन कन्वेंशंस का इसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे और किस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे। ये देखिए कॉनकेव मिरर है हमारे पास, जो भी गिवन डाटाज हैं वो हम लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आर, तो ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का ये है सी मान लो, तो इधर है, तो ये आर की वैल्यू जो है यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आती है, तो ये कितना हो गया, आर इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ये हो गया है। एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ये है। यहाँ से कितना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है -10 से। मैंने क्यों लिया माइनस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी जो है लेफ्ट साइड में है। अब ये देखिए पोजीशन निकालनी है, तो हमें फोकल लेंथ, यहाँ से हम एक बात जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास पहले से ही हमें पता है, तो -40/2 और ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब f का हमें पता चल गया। अब हम क्या करें, फोकल लेंथ पता है और u पता है, तो मिरर फार्मूला लगा दीजिए यूजिंग मिरर फार्मूला। अब बताइए 1 और u प्लस 1 और v इज इक्वल टू 1 और f। यहाँ जो चीज़ें हमें v की वैल्यू चाहिए, ये देखिए, तो 1 और v को आप एक तरफ रख लीजिए, और 1 और f -1 और u, ये देखिए। अब f की वैल्यू और u की वैल्यू ये यहाँ रख देते हैं, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो बात बता रहा हूँ आपको रफली, ये आइडिया अब आप लिख सकते हैं। ये देखिए 1 और v इज इक्वल टू 1 और f कितना है -20, तो -1 और 20 हो गया, हमने लिख दिया है। u कितना है 10 है, तो ये +10, 1 और 10 हो गया। क्यों, यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब आप शो कर लीजिए, ये देखिए ये एलसीएम कितना आ गया 20, तो इसको क्या लिखेंगे -1 + 2, तो ये कितना, ये देखिए 10 2 जा, और ये हो जाएगा अब हमारे पास 1/20। इस तरह से हमने देखा कि 1 और v जो है वो 1 और 20 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ से हमें आइडिया लगा कि जो v है वो 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रही है वो 20 सेंटीमीटर इधर बने, प्लस की है ना, तो ये हो गया m की वैल्यू। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, पोल से 20 सेंटीमीटर राइट साइड में बन रही है, मिरर के पीछे एक तरह से कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। अब हम नेचर ऑफ इमेज और देख लेते हैं, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन का पता चल जाएगा। हम जानते हैं m की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए ये होती है -v/u, ये होता है। तो पुटअप कीजिए, m की वैल्यू v कितना है 20 है, तो हमने -20 ये लिख दिया है, और u क्या है -10 है, तो नीचे -10 रख दिया है, ये कैंसिल हो गया है, 2 हो गया यहाँ पर। ये देखिए इससे हमें एक बात और पता चल गई, m की वैल्यू 2 आ गई है, और कैसी आ रही है, देखिए m की वैल्यू 2 आई है। तो देखिए सबसे पहली बात तो m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और हमने अभी बताया था आपको कि m की वैल्यू यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज हमेशा ही वर्चुअल होती है। तो इमेज कैसी बन गई, नेचर ऑफ इमेज कैसी बनी,
इमेज इज ये देखिए इरेक्ट एंड विर्चुअल। और दूसरी बात ये देखिए भाई, m की वैल्यू कितनी है 2 है, इसका मतलब है इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है। क्योंकि हम एक बात जानते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कि जो m होता है वो I/O होता है, यानी कि साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का और ये कितना आ गया है, m की वैल्यू 2 आ गई है, तो I/O इसका मतलब सीधा सा है I इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ O, यानी कि डबल साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम शाइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से एक रफ डायग्राम बना लें जिससे आइडिया हो जाएगा कि किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव और किस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेने वाले हैं। तो ये देखिए इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। तो जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। गिवन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि U इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले की तरह R दिया हुआ है। इसका ही देखो ये है C इधर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे की तरफ जो इधर होता राइट साइड में उसको हम प्लस लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अब हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और हम जानते हैं फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो R कितना होगा, 90 डिवाइड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है, ये वाली फोकल लेंथ। अब बताइए यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। अब देखिए 1 और U प्लस 1 और V इज इक्वल टू 1 और F। अब यहां पर U की वैल्यू देखिए आप दे ही रखे हैं, कितने हैं ये, 1 और -15, ये देखिए -15 है वो हमने रख दिया है U के स्थान पर, प्लस 1 और V, वो देखिए V की वैल्यू हमें निकालनी है 1 और 15 कितना है, ये देखिए प्लस में 45 है, वो हमने यहाँ लिख दिया है क्योंकि हमें 1 और V निकालना है। तो ये देखिए 1 और 45 प्लस 1 और 15, एलसीएम देख लीजिए, 45 1 जा, ये आप देख सकते हैं 45 1 जा 45, जल्दी से आप इसको सोल्व कर दिए, और 3, और ये कितना हो जाएगा 4/45, और इस तरीके से V इक्वल टू 45/4, और ये कितना आ जाएगा लगभग 1 1 और 25, इतना लगभग ये सेंटीमीटर। यानी आप देख रहे हैं जो इमेज बनेगी वो 11.2 सेंटीमीटर और प्लस में है ये देखिए, इसका मतलब इमेज यही बनने वाली है। इस ऑब्जेक्ट की जब हम इमेज देखते हैं वो फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन रही है, क्योंकि फोकल लेंथ तो आप देख रहे हैं 45 सेंटीमीटर है, तो ये इमेज जो है वो लगभग इतनी दूर बन रही है। अब नेचर जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेचर के लिए अब हमें चाहिए m, और m क्या होता है फार्मूला वो आपको पता ही है, -v/u, दोनों चीज़ पता है। v कितना है, ये है 45/4 -40/4, और साथ में जो u है वो -15 है, तो 1 और -15 तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये लगभग कितनी आ गई 3/4, तो 0.75 m की वैल्यू आ गई है, 0.75। तो अब इससे नेचर ऑफ इमेज के बारे में आप बता सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इट इज लेस देन 1.75 है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो स्मॉलर इन साइज है। दूसरी एक और बात देख रहे हैं, देन ऑब्जेक्ट। एक चीज बेटे यहां आप और देख रहे हैं, ये जो m की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आ रही है,
और पॉजिटिव का मतलब होता है, m की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब इमेज हमारी सीधी बनती है। इमेज कैसी बनेगी, सीधी, दोनों पॉजिटिव होंगे, ऊपर की तरफ प्लस में होते हैं ना, तो तभी तो पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव इमेज जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। तो इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमें उस इमेज की नेचर के बारे में पता चल जाए। मैंने वही बात बताई, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर उसमें रफ डायग्राम जो कुछ आप बना सकते हैं। रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स करते समय ये सबसे ज़रूरी है कि रफ एक डायग्राम बना लें, जल्दी से, टाइम ज़्यादा ना लगाएं उसमें, और फिर जो गिवन चीज़ें वो, और फिर कोई जो फार्मूला है वो लगा करके और सोल्व कर दीजिए। चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ ये है, ये फोकस पॉइंट है, मान लो 15 सेंटीमीटर मैं लिख देता हूं यहां पर। गिवन u इज इक्वल टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में इधर रखा हुआ है, ये पोल है फोकस, तो ये कितना u कितना हो जाएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर। यहां पर साइन कन्वेंशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी। द इमेज इज 3 टाइम्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारा m है वो 3 है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, क्योंकि m जो होता है हम जानते हैं ये इमेज का साइज डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का साइज है। तो ये कितनी है, ये 3 है। इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो बता रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू 3 है। कैलकुलेट द 2 पोजिशंस, 2 पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब आप देखिए कि अगर हम m ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट से दूर रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, हमने देखा था रियल इमेज बनती है। और जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के नज़दीक रख लेते हैं तो इमेज कैसी बन जाती है, वर्चुअल बन जाती है। तो ये 2 केसेस में हमें, ये देखिए, सबसे पहला ही केस ले लेते हैं कि व्हेन इमेज इज रियल, मान लो रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज के लिए m की वैल्यू क्या होती है बेटे, रियल तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज इस टाइप से बनेगी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज के लिए m की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये -3 हो जाएगा। और उस केस में हम एक बात जानते हैं कि m जो होता है वो v/u होता है, ये फार्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो यहाँ पर अब हम m की वैल्यू -3 रख देती है। ये देखिए, -3 इट इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया है, और यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द u, ये हो गया है। अब हम मिरर फार्मूला यहाँ लगा करके, और ये देखिए v की वैल्यू 3u आ गई है, तो वो चीज़ अब हम निकालें। एंड ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ कौन, क्या मेरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी हुई है, सॉरी ये क्या है, हमारे फोकल लेंथ दी हुई है, इतनी है। लेकिन ये आप सिचुएशन देखिए, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये -15 सेंटीमीटर हो गई है। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। हमें फोकल लेंथ का पता है, हमें v का पता है, तो यूजिंग मिरर फार्मूला, ये देखिए, यूजिंग मिरर फार्मूला। अब वो देखिए, मिरर फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो वो क्या है, 1/u + 1/v एंड इट इज इक्वल टू 1/f। ये देखिए बेटे, अब आप इसमें रख दीजिए 1/u, u कितना है नहीं पता है, u ही रख देते हैं, u तो हमें निकालना है ना, प्लस 1/v, v कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ u, तो 1/3u हो गए यहाँ पे, एंड इट इज इक्वल टू 1/15, माइनस में हो गया, ये -1/15 रहते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, वो देखिए आप यहाँ पर सोल्व जब हम करेंगे तो इधर कितना आ गया 3u, एंड इट इज इक्वल टू 3 + 1 एंड इट इज इक्वल टू -1/15। यहाँ आप खुद देख लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू -1/15।
तो यहाँ से ये देखिए 4/3u, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो 3u/4 इट इज इक्वल टू -1, और हमने रिवर्स कर दिया तो -15 हो गया है ये। और तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए u इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई 3, और 3 3 5 जा, तो ये u की जो वैल्यू अब आप देख रहे हैं ये आ गया हमारे पास 5 4 जा 20 -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर इमेज रियल है तो जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर बिफोर दी कॉनकेव मिरर रखा जाएगा। ये तो पहली पोजीशन आ गई हमारे पास। इस केस में आपने देखा कि u की जो वैल्यू आई वो -20 सेंटीमीटर। अब एक और केस कर लेते हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इमेज जो है वो रियल ना होकर के वर्चुअल है, यानी कि ये दूसरी पोजीशन देखिए, व्हेन इमेज इज वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल है तो ये देखिए, तो फिर m की वैल्यू तो प्लस में आएगी, तो ये +3 हो जाएगी, +3 हो गया ना, क्योंकि इमेज वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये आ जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब वही हमारे पास मास्टर फार्मूला m, ये भी हम जानते हैं, ये क्या होता है -v/u, और ये कितना है 3 एंड इट इज इक्वल टू -v/u, और यहाँ से अब हम v इज इक्वल टू -3u, ये हो गया। इस बार फिर ये मिरर फार्मूला जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये देखिए v1 और u तो है ही, और -1 और 3u, क्यों इस बार जो है v के स्थान पर हमने -3u लिया, और ये आप जानते हैं 1 और 15 है ही। इसको अब फर्दर सोल्व कर दीजिए, तो देखिए आप हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और एलसीएम देख लीजिए पहले लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 3u, और तो 3 -1, ये देखिए बेटे, एंड इट इज इक्वल टू -1 और 15, और इस तरीके से ये हो जाएगा 2/3u एंड इट इज इक्वल टू -1 और 15, और यहाँ से इसको रेसिप्रोकल ले लें तो 3u डिवाइड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू -15, और यहीं से अब हम इस u की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए u कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 3, ये देखो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से 3 5 या 15 और u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो इस तरह से अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर बिफोर दी कॉनकेव मिरर रखी हुई है, एंड इफ इमेज इज वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर बिफोर दी कॉनकेव मिरर। तो प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल नहीं होता है, जब आप सिस्टम से न्यूमेरिकल्स करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप उनको कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स में 2 बातें मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो रे डायग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशंस का हमें प्रॉपरली अप्लाई करना आना चाहिए, और फिर कुछ फार्मूले बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वो याद रह ही जाते हैं। लेंस फार्मूले पर भी हमें कुछ क्वेश्चन करने। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 और v -1 और u इज इक्वल टू 1 और f, जबकि लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था वो होता है v/u। ये फार्मूले लगते हैं। तो जो अब देखिए इस न्यूमेरिकल को आप कहिए, द इमेज ऑब्टेन्ड बाई ए कॉन्वेक्स इज इरेक्ट। इरेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो प्लस में है, एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स, यानी ये +4 है, ये तो हमें पता चल गया। इरेक्ट है इसका मतलब प्लस में है, और 4 टाइम्स है इसका मतलब इनकी वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। ऑब्जेक्ट इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आप देखिए फोकल लेंथ कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस की 20 सेंटीमीटर है बेटे। हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन बतानी है। तो देखिए सबसे पहले अब आप ये इस तरह से कहोगे, वी नो लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला होता है,
ये होता है v/u। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू दे रखी है, ये है 4, और ये कितना हो गया v/u। इसका मतलब है कि v = 4 टाइम्स ऑफ द u। ये पता चल गया। अब हम यहाँ पर हमारा जो लेंस फार्मूला है वो लगा सकते हैं, 1 और v माइनस 1 और u इट इज इक्वल टू 1 और f। रख दीजिए अब तमाम वैल्यू जो है v के स्थान पर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 और 4u। ये देखिए 4 टाइम्स ऑफ u माइनस 1 और u, ये भी देखिए, एंड इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ दे रखी है आपको 1 और 20। इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर 4u, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस 4, ये देखिए 4 टाइम्स है यहाँ पर, एंड इट इज इक्वल टू 1 और 20। और जब हम इसे देखेंगे तो ये कितना आ गया -3/4u, एंड इट इज इक्वल टू 1/20। और यहाँ से इसको फर्दर सोल्व कर देंगे तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 4u/3 इज इक्वल टू 20। और ऐसे ही हम u की वैल्यू निकाल देंगे कि 20 × 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये देखिए माइनस साइन, तो 4 5 जा, और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन आ रही है वो -5 3 जा 15 सेंटीमीटर। तो ये u की वैल्यू तो ये आ गई बेटे। और अब हम इनमें से किसी एक, ये वाला ही देख लीजिए, यहाँ से अगर हम देखें कि इमेज की पोजीशन कितनी होगी, इट इज इक्वल 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई -15, ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा -16। तो बेटे इस तरीके से हम चाहे रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते उनके हमें फार्मूले पता हो और साइन कन्वेंशन का प्रॉपरली हमें यूज हो। अगर हमारी बेसिक जानकारी अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत के बारे में हम जानते हैं। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और यहाँ पर 2 लेंस हैं और दोनों लेंस इस टाइप से हैं। ये देखिए, एक की जो फोकल लेंथ है वो माइनस में है और दूसरे की जो फोकल लेंथ है वो प्लस में है। इसका मतलब ये है कि एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे हैं। एक की पावर P1 है, दूसरे की पावर P2 है। बेटे जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। ये देखिए, गिवन इज इक्वल टू पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज इक्वल टू -1.5 डायोप्टर, और दूसरे की जो पावर है दैट इज इक्वल टू 2.75 डायोप्टर। हम जानते हैं कि जब 2 लेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये देखिए, तो अब इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए, एक है 1.5 माइनस में और दूसरी है 2.75। और जब हम इसको आप सोल्व कर दीजिए, जब सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितनी आ जाएगी, 1.5 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आती है 1.25 डायोप्टर। ये यानी कि वो जो कंबाइंड लेंस है वो उसकी पावर प्लस में आ रही है। इसका मतलब दैट बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस ओवरऑल ये होती है। अब हमें तो क्या निकालनी है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालनी है। और फोकल लेंथ का क्या फार्मूला होता है, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, यानी कि इट इज इक्वल टू 1.25। इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए और देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा लगभग 0.8 मीटर के करीब आ जाएगी। ये देखिए बेटे, और इस तरीके से प्यारे बच्चों जितने भी रे ऑप्टिक्स में, हालांकि बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत वाइड इसमें है, तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो किए और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इस तरह के तमाम दूसरे क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो हम और क्वेश्चंस को भी जो रे ऑप्टिक्स पर आधारित हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक